in terms of rectangular components. Rectangular components, देखो बेटे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म्स में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट देखना चाहते हैं। तो सपोज कीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स हैं बेटा, ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और बी वेक्टर बेटा है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ये दो वेक्टर्स हैं हमारे पास। ये क्या है, दीज आर इन 3 डायमेंशन, मतलब कैसे ये पॉइंट्स कैसे हैं, 3 डायमेंशन में है। और ये पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है a1i प्लस a2j प्लस a3k, यानी कि a1 है x एक्सिस में कंपोनेंट, a2 है y एक्सिस में कंपोनेंट और a3 है z एक्सिस में कंपोनेंट। और ये b वेक्टर है, ये b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप। b1 है x एक्सिस में, b2 है कंपोनेंट इन अलोंग y एक्सिस, b3 इज कंपोनेंट अलोंग z एक्सिस। सो अगर आप बेटा क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं a वेक्टर क्रॉस b, अब हम इसका हमारी एम है a वेक्टर क्रॉस b हम करना चाहते हैं। आपको ये अच्छे से पता है बेटे कि x एक्सिस की डायरेक्शन कौन दिखाता है, यूनिट वेक्टर अलोंग, यूनिट वेक्टर i कैप is a unit vector along the direction of x axis. J cap is a unit vector along y axis which represents, मतलब j cap क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो कि y axis की डायरेक्शन हमें दिखाता है। और k cap represents a unit vector along z axis, so k cap represents a unit vector along z axis. So बेटा देखिए, now what do we want to represent? We want to find the cross product. तो आपको सबसे पहले i क्रॉस j पता होना चाहिए, j क्रॉस k पता होना चाहिए, k क्रॉस i पता होना चाहिए। ठीक है बेटे, अब देखिए इसको करने के लिए अगर मैं i कैप क्रॉस i कैप करूं, ये देखिए अगर हम ये वेक्टर देखें, ये वाला वेक्टर देखें, तो इसमें a1 a2 a3 ये तो स्केलर क्वांटिटीज हैं। i j के आर दी वेक्टर्स, मतलब i j के डायरेक्शन दिखा रहे हैं किसकी, ये वेक्टर a2 मैग्नीट्यूड का है किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। ये वेक्टर a1 मैग्नीट्यूड का है x डायरेक्शन में। ये वेक्टर a3 मैग्नीट्यूड का है z डायरेक्शन में। ये वेक्टर b1 मैग्नीट्यूड का है x डायरेक्शन में। ये वेक्टर b2 मैग्नीट्यूड का है y डायरेक्शन में। ये वेक्टर b3 मैग्नीट्यूड का है z डायरेक्शन में। सो अगर मैं वेक्टर्स का, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर क्वांटिटीज का होता है और रिजल्ट भी क्या आता है, वेक्टर आता है। अगर मैं i क्रॉस j करूंगा, सो दैट विल बी ए यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। क्यों, xy प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा i क्रॉस j। i क्रॉस j विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग x एंड y। xy प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा यूनिट वेक्टर which will be represented along z direction, i cross j। अब देखिए बेटा, अब हम ही अभी बात कर रहे हैं i क्रॉस i की, j क्रॉस j की और k क्रॉस k की। आपको ये अच्छे से पता है कि i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k, इन अगर i और i के बीच में एंगल देखें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए दिस विल बी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मॉड ऑफ i into साइन ऑफ व्हाट, i और i के बीच में एंगल 0 का। सो दिस विल गिव अस ए नल वेक्टर। ये क्या देगा, रिजल्ट नल वेक्टर। इसी तरह से j क्रॉस j का वेक्टर का रिजल्ट भी क्या होगा, नल वेक्टर। और k क्रॉस k का भी रिजल्ट क्या होगा, नल वेक्टर। नल वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है बेटे, जिसका की मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0 होता है। ए वेक्टर हैविंग 0 मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड ए नल वेक्टर। ठीक है बेटे, अब i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k इज ए नल वेक्टर और इट इज इक्वल टू 0। अब अगर हम बेटे i क्रॉस j निकालना चाहते हैं, सपोज वी वांट टू फाइंड आउट नाउ i क्रॉस j, i वेक्टर क्रॉस j वेक्टर। तो i क्रॉस j के बीच i और j कैसे हो गए, 90 डिग्री पे, और
अगर मैं अपनी पाम को कर्ल करूं आई से लेके जे तक, देन दी थंब गिव्स मी द डायरेक्शन ऑफ के, आई क्रॉस जे थंब गिव्स मी द डायरेक्शन ऑफ के। तो ये के थंब गिव मी द डायरेक्शन ऑफ के, यानी कि थंब किस डायरेक्शन में आ रहा है, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। बेटा मैं बोर्ड पे दिखा नहीं सकता, ये प्लेन है, तो इसलिए इन दोनों के एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा जो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। आई और जे का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी इन दी z, that will represent z axis. So k cap will be a unit vector that will be perpendicular to I and j. So I cross j will give me k cap. Beta j vector cross k cap will be equal to what, I cap. ठीक है बेटा, j vector cross k cap will be j cap cross k cap will be equal to I cap, that will represent x direction. और k क्रॉस आई, k क्रॉस आई विल रिप्रेजेंट j। अगर बेटे हम उल्टा कर दें, उल्टा मतलब j क्रॉस आई करें, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो वही रहा, वेक्टर वही रहा, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो गई, तो इसलिए ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के कैप। j क्रॉस k कह दें माइनस आई कैप, k क्रॉस j, सॉरी k क्रॉस j उल्टा कर दें बेटा, माइनस आई कैप और माइनस j, क्योंकि आपको पता है जो वेक्टर प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है दैट इज नॉट कम्यूटेटिव, वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। सो बेटा आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप, जे क्रॉस आई क्या हो गया, माइनस के, जे क्रॉस के आई के बराबर है, तो के क्रॉस जे कितना हो गया, माइनस। क्यों, ये वेक्टर जे क्रॉस के वेक्टर जो है, जे कैप क्रॉस के कैप जो है उसकी डायरेक्शन उल्टी होगी के क्रॉस जे के, और के क्रॉस आई की डायरेक्शन उल्टी होगी आई क्रॉस के। ठीक है बेटे, तो ये हमने, अब जब हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले इस जब मैं दोनों को लिख के दिखाता हूं बेटा, तो ये रूल हमें ध्यान रखना है। इस रूल को याद रखने के लिए बेटा एक हमारे पास शॉर्टकट है। अगर आप एक सर्कल बना लो, एक सर्कल बना लो और एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू कर दो इस सर्कल में, घड़ी के उल्टा, तो आई क्रॉस जे करते हो तो क्या मिलता है, के, जे क्रॉस के करते हो तो क्या मिलता है, आई, के क्रॉस आई करते हो तो वापस क्या मिलता है, जे। ये बेटा बहुत आसान रूल है याद रखने का। दूसरा, आप ये भी कर सकते हो, उल्टा चलना शुरू कर दो। उल्टा चलने का मतलब क्या है, ये तो एंटी क्लॉकवाइज चले, क्लॉकवाइज चलोगे तो नेगेटिव साइन लगाने पड़ेंगे। देखिए कैसे बेटा, अगर मैं बोलता हूं के क्रॉस जे माइनस आई करूंगा, जे क्रॉस आई माइनस के करूंगा, आई क्रॉस के माइनस जे। ये कैसे चल दिया बेटा, मैं चल दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में नेगेटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव आएंगे। तो अभी मैं एंटी क्लॉकवाइज रखा है तो ये सारे कैसे रखेंगे, पॉजिटिव। एक और सर्कल बना सकते हैं और उसमें एंटी क्लॉक, अगर हम क्लॉकवाइज चल देंगे तो सारे साइंस क्या हो जाएंगे, उल्टे। तो अब देखिए बेटा, हमें एक ही याद रखने की जरूरत है, एंटी क्लॉकवाइज याद रख लेते हैं, आई क्रॉस जे तो प्लस के, जे क्रॉस के तो प्लस आई, के क्रॉस आई प्लस जे। अब अगर आपने ये वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ए क्रॉस बी, सपोज आपने ए क्रॉस बी निकालना है, तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप क्रॉस b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, ये क्रॉस। अब हम क्या करेंगे, a1 आई कैप क्रॉस लेंगे सारा, क्या b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप प्लस बेटे a2 जे कैप, अब इसको इस सारे से कर देंगे क्रॉस, क्या चीज, b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप प्लस a3 के कैप, इसका क्रॉस कर देंगे किससे, b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, ये क्रॉस कर देंगे। अब देखो a1 आई कैप क्रॉस b1 आई कैप क्रॉस, तो आई क्रॉस आई कितना हो गया, 0। ठीक है, रिजल्ट इज 0 या नल वेक्टर। तो बेटा ये देखिए, ये क्या हो जाएगा, ये टर्म 0, आई क्रॉस ये करोगे तो के आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a1 b2 के, a1 b3 आई क्रॉस के। अब देखिए आई क्रॉस के ये कैसा चला, क्लॉकवाइज,
कितना आ जाएगा -j। ठीक है बेटे, तो अब इस तरह से हमारे को बहुत डिफिकल्ट है ये सॉल्विंग करना, बहुत मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कहीं गलती हो जाएगी, पूरा चांस है कि गलती हो जाएगी। तो इसका आसान मेथड है, मैथमेटिक्स की हेल्प लेनी पड़ती है उसमें हम डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं, तो वही रिजल्ट आता है, जो ऐसे करके आएगा वही रिजल्ट वैसे आएगा। तो वो इसके लिए आसान है, ऐसे सॉल्व करना बड़ा डिफिकल्ट है। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी बेटा डिटर्मिनेंट की नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा सा वी शुड हैव नॉलेज ऑफ डिटर्मिनेंट, सॉल्विंग डिटर्मिनेंट्स। एक डिटर्मिनेंट क्या होता है बेटे? एलिमेंट्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स, दैट मेक्स ए डिटर्मिनेंट। तो अब देखिए बेटे, देखिए डिटर्मिनेंट हमेशा उस जितने रोज होते हैं उसमें उतने ही कॉलम्स होते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा डिटर्मिनेंट देता हूं, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज द डिटर्मिनेंट। जैसे 3/3 का डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये बेटे हमने क्या करा, एलिमेंट्स को अरेंज किया है कैसे, रोज और कॉलम्स में। इसमें कितनी रोज हैं? 1 2 3, देयर आर 3 रोज, 1 2 3। ये क्या है बेटे? कॉलम्स। ऐसे वाले कॉलम्स हैं और ऐसे वाले बेटा रोज हैं। ये रोज हो गई 1 2 3 फर्स्ट रो, 4 5 6 सेकेंड रो, 7 8 9 थर्ड रो, 1 4 7 पहला कॉलम, 2 5 8 सेकेंड कॉलम, 3 6 9 थर्ड कॉलम। तो ये नंबर ऑफ रोज यहाँ लिख दिया मैंने 3, और ये लिख दिया 3/3। इस डिटर्मिनेंट की अगर मैंने वैल्यू निकालनी हो तो मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूं फर्स्ट रो के लॉन्ग। ठीक है बेटे, तो पहले रो के लॉन्ग मैं इसको एक्सपेंड करके दिखाऊंगा अब आपको। पहले एलिमेंट हमेशा पॉजिटिव साइन लेता है, दूसरा एलिमेंट हमेशा नेगेटिव साइन लेता है, तीसरा एलिमेंट हमेशा पॉजिटिव साइन। मैं किस रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूं? फर्स्ट रो के लॉन्ग। तो अब देखिए बेटा, फर्स्ट रो के लॉन्ग जब मैं एक्सपेंड कर रहा हूं तो कैसे करूंगा? पहले रो का बेटे पहला एलिमेंट क्या है? 1, और उसके साइन लगा है प्लस, तो उसको लिख लूंगा मैं, ये लो लिख दिया बेटे। अब ये जो 1 है ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको मैं इग्नोर कर दूंगा, उन एलिमेंट्स को। तो ये पहले रो में है तो 2 और 3 एलिमेंट्स इग्नोर हो जाएंगे, और ये पहले कॉलम में है तो 4 और 7 इग्नोर हो जाएंगे। बचे क्या? ये बचे 5 6 8 9। अब जो बचे हैं इसको मैं बेटा इससे मल्टीप्लाई करूंगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो ये कितना हो जाएगा? 9 5 जार 45 माइनस 8 6 जार 48। फिर ये नेगेटिव साइन बेटा, ये नेगेटिव साइन लगा दिया मैंने, और यहां 2 है, यहां क्या है? 2, ये 2 ले लिया मैंने। अब बेटा जो 2 के कॉलम के एलिमेंट्स हैं वो छोड़ दूंगा, यानी 5 और 8 इसके कॉलम में लाई कर रहे हैं, उनको छोड़ दिया, और जो ये रो है इसको छोड़ दिया। हमारे पास बचा क्या? 4 7 6 9, 4 7 6 9। तो बेटा अब इसको 4 इंटू 9 ऐसे चलना है, राइट वर्ड, 4 इंटू 9 36 माइनस 7 इंटू 6 42। ठीक है बेटे, अब तीसरा ये है थर्ड एलिमेंट, ये क्या कर दिया? +3 लिख दिया इंटू। अब आप देखिए बेटा, इसका कॉलम के एलिमेंट छोड़ दिए यानी 6 और 9, और इसके रो के एलिमेंट छोड़ दिए 1 और 2। बचा क्या हमारे पास? 4 5 7 8 करा इसको बेटे मल्टीप्लाई, राइट वर्ड पहले, 4 8 जार 32 और 7 5 जार 35 माइनस 35। ये किसके बराबर हो गया? -3 36 माइनस 42 -6 इंटू -2 +12 प्लस, अब देखिए ये है 3 और ये 32 माइनस 35 कितना है? -3, तो ये कितना हो गया? -9। तो ये कितना हो गया बेटे? -9 -3 -12 + 12 कितना? 0। रिजल्ट कितना आ गया? 0 आ गया ना। सो ये क्या हमने, ये एक डिटर्मिनेंट मैंने आपको सॉल्व कराया। ठीक है बेटे, अब अगर आपने इस और इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो इसके लिए भी हम एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे और झटपट सॉल्व कर देंगे, जैसे अभी हमने इसको सीखा है। अब देखिए इसी तरह से बेटा इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। कैसे?
इसको सॉल्व करने के लिए आप लिखिए बेटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, अब ये लिख लीजिए आई जे के, तो पहले रो बन गई किसकी, आई कैप जे कैप के कैप, A1 A2 A3 B1 B2 B3, ठीक है बेटे। अब ये पहली रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, मतलब आपने ए क्रॉस बी करना था ना, तो पहले हमने क्या लिखा, आई जे के, ये यूनिट वेक्टर्स लिख दिए, फिर पहले वेक्टर के कोफिशिएंट्स लिख दिए A1 A2 A3, और फिर दूसरे वेक्टर के कोफिशिएंट लिख दिए क्या, B1 B2 B3। अगर बी क्रॉस ए करना होता तो बी के कोफिशिएंट सेकंड रो में आते, यानी B1 B2 B3 ऊपर आता और A1 A2 A3 नीचे आता। अब आप देखिए बेटा इसका आप क्या करेंगे, इसका एज यूजुअल, अब ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो बेटा आई कैप इस रो को, इस कॉलम को छोड़ दिया, इस रो को छोड़ दिया, A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस जे कैप, ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दिया, कितना आ गया बेटे, A1 B3 माइनस A3 B1, और अगला क्या है बेटे, प्लस के कैप, ये वाला कॉलम और ये वाला रो छोड़ के ये जो बचे A1 B2 माइनस A2 B1, ये बन गया हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हमारा बेटे क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। और इस ये आसान तरीका है, जो पहले आपको समझा रहा था उसमें क्या है बेटे, लेंथी है कैलकुलेशन, तो डिटर्मिनेंट से सॉल्व करना बहुत आसान है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज क्या हैं, यदि आपने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखा तो आपको पता है ये रिजल्ट किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर इन दी डायरेक्शन, ठीक है जी। अब आप देखिए यदि मैं दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं तो थीटा कितना हो जाएगा, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, देन थीटा इज जीरो, थीटा यदि जीरो होगा तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर। नो व्हाट इज ए नल वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो। यदि मैग्नीट्यूड लिखोगे तो वो कितना आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा, द मैग्नीट्यूड विल कम आउट टू बी जीरो। यदि दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल भी होते हैं, यानी कि दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल होता, तो भी रिजल्ट क्या जाना था, जीरो ही आना था, क्योंकि साइन 180 इज आल्सो जीरो। दो वेक्टर यदि परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है, थीटा इज 90, तो इनका डॉट, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन 90 इंटू एन कैप। साइन 90 कितना होता है, 1, तो देखिए ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू एन कैप। ये क्या, ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो गया, मैक्सिमम, क्रॉस प्रोडक्ट का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आएगा यदि दोनों के दोनों वेक्टर कैसे हो, आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। यदि दोनों वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो क्रॉस प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम। Now applications of cross product. We'll talk about the applications. हमारे पास एक ट्राइंगल है, दिस इज सम ट्राइंगल दैट इज गिवन टू अस, इसका नाम है ए बी सी सपोज कर देता हूं, या लेट अस नॉट राइट द नेम्स, वी से दैट दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर ए। मुझे इस ट्राइंगल की दो साइडें वेक्टर से रिप्रेजेंट होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्या, एक ये साइड ए वेक्टर से और दूसरी साइड बी वेक्टर से। तो ए और बी के बीच में लेट्स से द एंगल इज गिवन टू अस दैट इज थीटा। अब देखिए आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आप देखिए यहां पे बेस क्या है, बी, तो बी का मैग्नीट्यूड है मॉड बी वेक्टर। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, इसकी हाइट निकालना चाहते हैं, तो हाइट मतलब वी वांट दिस लेंथ, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया मैंने, ये कितनी हो जाएगी, देखिए
दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, ये कितना हो गया मॉड ए साइन थीटा। तो आप देखिए अब मैथमेटिक्स का वही फॉर्मूला जो आपने पहले पढ़ा है उसी को लगाऊंगा मैं। एरिया किसके बराबर हो गया, एरिया विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना हो गया मॉड बी वेक्टर इंटू हाइट कितनी होगी मॉड ए साइन थीटा। ठीक है, ये फुली स्केलर क्वांटिटी है। कैन आई राइट इट लाइक दिस, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो आप देखिए ये क्या दे रहा है, दिस इज एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल। ये ट्राइंगल का एरिया अगर आपको दो वेक्टर दे रखे हो और उनका आपने एरिया निकालना हो, सपोज कीजिए आपको ए वेक्टर दे रखा है 2i माइनस 3j प्लस 4k और बी वेक्टर आपको दे रखा है 4i प्लस j प्लस 5k। सपोज ये दे रखा है आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो आप क्या निकालना चाहते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे। These two vectors represent the two sides of a triangle, two adjacent sides of a triangle। इस ट्राइंगल का हमने एरिया निकालना है। तो आप देखिए सबसे पहले आप a क्रॉस b कैलकुलेट कर लीजिए। क्या करेंगे i j k 2 माइनस 3 4 4 1 5। अब क्या कीजिए i कैप इंटू माइनस 15 माइनस 4, माइनस 15 माइनस 4 कितना माइनस 19 माइनस j कैप इंटू 10 माइनस 16 माइनस 6 प्लस k कैप इंटू 2 माइनस माइनस 12 14। दिस इज व्हाट, दिस इज a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 19 i कैप प्लस 6 j कैप प्लस 14 k कैप। अब मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 19 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस 14 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो अब देखिए इसके बाद आप अगर इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा, दैट विल गिव यू द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल represented by A and B। ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन हमने की। अब इसकी एक सेकंड एप्लीकेशन भी है। वो सेकंड एप्लीकेशन क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। दिस इज सेकंड एप्लीकेशन। तो सेकंड एप्लीकेशन के लिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वी मेक ए पैरेललोग्राम। Let us say this is represent, this AB side represents A vector, this represents B vector, एंगल थीटा इन दोनों के बीच में। तो आप देखिए अब इसका यदि आपने एरिया निकालना हो तो इसमें दो ट्राइंगल्स बन गए और दोनों के दोनों ट्राइंगल सेम है। तो हाफ मॉड ए क्रॉस बी प्लस हाफ मॉड ए क्रॉस बी, दोनों का एरिया क्या हो गया, ऐड हो जाएगा। तो इसलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी ये बराबर हो गया किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के। ये इसकी सेकंड एप्लीकेशन है। दिस इज सेकंड एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। नहीं 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 नहीं, वो चक्कर में नहीं तो कोई बात ही नहीं थी। मैं तो ये तो मुझे पहले ही सोच थी इस बात की। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, देखिए बेटा हम एक वेक्टर को, गिवन वेक्टर को अगर हमें प्लेन में दे रखा है कोई वेक्टर, उसको हम उसके रिजॉल्व कर सकते हैं इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। सपोज कीजिए बेटा मेरे पास ये वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए, ए वेक्टर।
इसके दो कंपोनेंट्स देखना चाहता हूं जो कि इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों। तो इसको करने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं। यहां से हमने एक बेस बना दिया, ये राइट एंगल, ये दोनों कैसे हो गए आपस में परपेंडिकुलर। आप देखिए बेटा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, ए के बराबर। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, ए के बराबर। अब सपोज कीजिए ये वेक्टर इस हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा। सपोज कीजिए वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो हमने ये पॉइंट्स नेम कर दिए ए, बी और ये सी। तो ये जो बीसी वेक्टर होगा, ये जो बीसी लेंथ होगी या बीसी वेक्टर होगा, इसका ये वेक्टर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन गया, और ये जो सीए वेक्टर है ये कौन सा बन गया, वर्टिकल कंपोनेंट। अब देखिए बेटा, अगर आपको एसी लेंथ निकालनी है तो एसी किसके बराबर हो जाएगी, एसी अपॉन ए, ये वाली लेंथ किसके बराबर है बेटा, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। यानी कि एसी किसके बराबर हो गया बेटे, ए साइन थीटा। और बीसी अपॉन ए किसके बराबर है बेटा, कॉस थीटा के बराबर। तो बीसी किसके बराबर हो गया, ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। यानी इस वेक्टर ए वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हो गए, एक हॉरिजॉन्टल के साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दिस इज ए वेक्टर कॉस थीटा, और इधर कितना हो गया बेटा, ए वेक्टर साइन थीटा। अगर मैग्नीट्यूड की टर्म्स में देखें तो ये क्या हो गया, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, अगर मैग्नीट्यूड की टर्म्स में देख रहे हो। इन दोनों का रिजल्टेंट वापिस हमको ए दे देगा। आप करके देख सकते हैं, दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। तो बाय, अगर आपने इन दोनों का रिजल्टेंट देखना हो, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, तो वो क्या हो जाएगा, बाय पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू ए साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस क्या चीज बेटे, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बेटे, अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। ये किसके बराबर हो गया, ए के बराबर हो गया। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए ओनली। आप देखिए, हमने ए वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। अब ऐसा हम कब करते होते हैं, कोई इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल या जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनमें एग्जांपल कि हम रिजॉल्व कब करते हैं वेक्टर्स को। बेटे सपोज कीजिए हमारे पास कोई बॉडी है ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, मैंने बनाया, इट मेक्स एन एंगल थीटा विद दी हॉरिजॉन्टल, और इस पर कोई बॉडी पड़ी है जिसका मास कितना है, एम मास। इसका वेट कैसे एक्ट करेगा बेटे, डाउनवर्ड, mg। इस mg के हम दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं, ये एंगल थीटा हो गया, इस mg का एक कंपोनेंट इधर आ गया कितना, mg cos थीटा। ये एंगल थीटा कैसे हुआ बेटे, देखो इस और इसके बीच में एंगल थीटा है, तो ये वेट ने तो सदैव वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करना है, तो वेट जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, और ये जो दूसरा कंपोनेंट है वो इसके परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा, थीटा। क्योंकि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो जो इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल होगा वही इन दोनों के बीच में होगा। तो ये कितना हो गया, mg cos थीटा, एक कंपोनेंट हो गया mg का। दूसरा कंपोनेंट जो mg cos थीटा के परपेंडिकुलर होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, mg sin थीटा। तो यहां पे आपने वेट को रिजॉल्व किया। वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसके हमने दो कंपोनेंट्स बना दिए, mg sin थीटा और mg cos थीटा। तो ये होती है बेटा रेजोल्यूशन का सिग्निफिकेंस, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का सिग्निफिकेंस। If a body travels 4 kilometer like this, 3 kilometer like this,
तो उसने ए से गई बी, बी से गई सी, तो फाइनली वो ए से सी गई है। तो देखिए इट हैज ट्रेवल्ड 4 किलोमीटर along this direction and BC 3 किलोमीटर along this direction। तो इसमें डिस्टेंस कितना चला टोटल? दैट इज 7 किलोमीटर। दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। लेकिन अगर आप बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट होती है सबसे छोटा डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा हो गया? AC। इनिशियल पोजीशन ये थी और फाइनल पोजीशन ये थी, तो ये कितना हो गया? 5 किलोमीटर। सो डिस्प्लेसमेंट बॉडी की कितनी है? 5 किलोमीटर। और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया बॉडी ने? 7 किलोमीटर। डिस्टेंस होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, और डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एक बॉडी सर्कल में चलती है, ए से चलना शुरू करी, ए पे वापस घूम के आ गई। लेट्स से द रेडियस ऑफ द सर्कल इज r, तो इट हैज मूव्ड अ डिस्टेंस 2 pi r एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? 0, बिकॉज ए से चली थी, ए पे आ गई। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज 0। तो आप देखिए ये डिस्टेंस जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहां से हम लोग डिफाइन करते हैं स्पीड और वेलोसिटी को। नाउ स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट upon time. Speed is a scalar quantity, velocity is a vector quantity, क्योंकि velocity में displacement involve हो रही है और time तो scalar है ही है। तो अब देखिए velocity को हमने define किया as displacement upon time, and speed को हमने define किया distance upon time। तो अब देखिए we will discuss the concept of relative velocity, which is an extended application of vectors। तो relative velocity क्या होती है? As the name indicates, it is relative to some reference। देखिए कोई भी बॉडी है, अगर A body of A is, I can represent the velocity of A by this, that means this is velocity of A with respect to earth। This is velocity of A with respect to earth। अर्थ क्या है? स्टेशनरी। अर्थ इज स्टेशनरी, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी है। यदि बी चल रही है विथ सम वेलोसिटी, अनदर वेलोसिटी v डैश, तो बी की वेलोसिटी कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? बी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। या आप इसको सिंपली ऐसे ही रहने दीजिए, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज इक्वल टू v एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज इक्वल टू v डैश। अब ऐसा हो सकता है कि दोनों की दोनों बॉडीज साइमल्टेनियसली चल रही हैं, आप दोनों की वेलोसिटीज अर्थ के रिस्पेक्ट में आपको पता है, लेकिन आप पता करना चाहते हो कि ए की वेलोसिटी क्या है विद रिस्पेक्ट टू बी। यदि आप ये पता करना चाहते हैं कि ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दिस इज रिटन एज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ए और बी दोनों चल रहे हैं, तो अगर मैं, और दोनों वन डायमेंशन में चल रहे हैं, दैट मींस दोनों एक ही लाइन में चल रहे हैं, तो यदि मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालना चाहता हूं किसकी? ए की बी के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब क्या हुआ? ए की वेलोसिटी पता कीजिए जब बी रेस्ट पे है, ए की वेलोसिटी पता कीजिए जब बी रेस्ट पे है। ये देखिए इसका एक छोटा सा आपको एप्लीकेशन बताता हूं। ये यदि मान लीजिए चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और सपोज कीजिए बी चल रहा है 8 मीटर पर सेकंड से, बोथ आर मूविंग अलोंग दी सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वेलोसिटी ए की निकालना चाहते हैं बी व्हेन बी इज एट रेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? बी को रेस्ट पे कर दो। बी को रेस्ट पे करने के लिए हमें क्या माइनस करना पड़ेगा? बी से 8, तो बी से 8 माइनस किया तो बी 0 पे आ गया। तो अगर बी से आपने 8 माइनस किया तो ए से भी 8 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है यदि बी खड़ा है तो भी ए कितना चल रहा है? 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू 10 minus 8, that is 2 meter per second।
ये क्या है, ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी। ये थी बॉडीज मूविंग इन वन डायमेंशन एंड मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर दो बॉडीज हो, दोनों आमने सामने आ रही हैं, मान लीजिए ए और बी बॉडी आमने सामने आ रही होती, ये 10 से और ये 8 से, 10 मीटर पर सेकेंड और ये 8 मीटर पर सेकेंड से, दोनों आमने सामने एक दूसरे के आ रही हैं। तो अगर मुझे ये दे रखा हो, ये पता करना हो कि व्हाट इज नाउ द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ए की जब बी कैसा है, रेस्ट पे, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी विल बी इक्वल टू 10 माइनस 8, 10 माइनस 8। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ए की बी की ऑपोजिट डायरेक्शन में ए के, तो हमने क्या करा, ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली ए की वेलोसिटी वाली और बी की वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव ले ली, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, 18 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव वेलोसिटी होगी 18 मीटर पर सेकेंड। अब आप देखिए, यदि हमारे पास एक सिंपल क्वेश्चन है कि देयर आर टू कार्स, दो कार्स हैं, एक कार 1 और ये कार 2। कार 1 चल रही है विद 5 किलोमीटर पर आवर और कार 2 चल रही है विद 5 किलोमीटर पर आवर, दोनों ही 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं और दोनों के बीच में दूरी है लेट्स से 20 किलोमीटर। तो आपसे सवाल यह है कि ये कितने टाइम बाद एक दूसरे को मिलेंगी, आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट ईच अदर। तो आप देखिए, इसको आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उसी कॉन्सेप्ट को लगा के इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप ऐसा कीजिए, सपोज कीजिए आप कार 1 चल रही है और कार 2 को रेस्ट पे कर दीजिए, यानी क्या मतलब हुआ, वेलोसिटी ऑफ कार 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो यदि इसको आप रेस्ट पे कर देते हैं कार 2 को, तो वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 कितनी हो जाएगी, 5 माइनस 5 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर। 5 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बॉडी 1 है विद रिस्पेक्ट टू 2 वो चल रही है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अब आप देखिए, नाउ व्हाट विल बी द टाइम, टाइम इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है, 20 अपॉन 10, कितना लग गया, 2 घंटे, 2 आवर्स। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यदि दोनों कारें आमने सामने आ रही थी तो दोनों को जो टाइम लगा मिलने में, दैट इज 2 आवर्स। ठीक है जी। तो ये वेलोसिटी का कंसेप्ट हमने अप्लाई किया इन वन डायमेंशन। दो बॉडीज हैं, लेट्स से वन इज मूविंग एट 10 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर वन इज मूविंग एट 5 किलोमीटर पर आवर, और दोनों की दोनों बॉडीज सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। दोनों के बीच में जो दूरी है वो है 20 किलोमीटर की। यदि दोनों के बीच में दूरी है 20 किलोमीटर की और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, हमें ये पता करना है, आपको पता है कि पीछे वाली बॉडी तेज चल रही है तो वो इसको कैच कर लेगी। ये बॉडी ए और ये बॉडी बी, लेट्स से दिस इज बॉडी ए एंड दिस इज बॉडी बी, तो ये वाली बॉडी इसको कैच कर लेगी। नाउ हम क्या करते हैं, इस वाली बॉडी को यदि रेस्ट पे कर दें बी को, तो ए कितनी स्पीड से चल रही है ये कैलकुलेट कर लेते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी जब बी रेस्ट पे है तो ए की वेलोसिटी क्या है, तो वो कितनी हो जाएगी, 10 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर, दैट इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। अब आप जानते हैं कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है, 20 अपॉन 5। अब जो बॉडी ए है वो बी को कैच कर लेगी आफ्टर 4 आवर्स। आप देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम का कितना सिंपल सॉल्यूशन है यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी के कांसेप्ट से हमने इस प्रॉब्लम को झटपट सॉल्व कर दिया, लेकिन एट द सेम टाइम यदि हम इसमें कॉन्सेप्ट लगाते कन्वेंशनल तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व सच ए क्वेश्चन।
रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम। रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है एक्सटेंडेड एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स में। एक्सटेंडेड एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स में रेन और अम्ब्रेला प्रॉब्लम बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा ये प्रॉब्लम कैसी आती हैं, ये रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट पे हैं और रिलेटिव वेलोसिटी 2 डायमेंशंस में उसके कंसेप्ट पे हैं। अब इसका एक पेक्यूलर क्वेश्चन, इसकी एक पेक्यूलर टाइप मैं आपको समझा देता हूं। देखिए बेटा हमारे पास एक आदमी खड़ा है एंड ही इज होल्डिंग ए अम्ब्रेला, ये रहा छाता। अब बेटा आपको लियन पता है, लियन क्या होता है, डायरेक्शन चार्ट। ये ईस्ट है बेटे, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ये सारी बोर्ड पे दिखा रहा हूं तो ये वर्टिकल दिख रही है नॉर्थ साउथ, लेकिन असल में क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल मतलब आप अगर खड़े हैं जमीन पे तो आप चारों एक्सिस देख सकते हैं, और क्या है आपके हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल अबव वाला है, वर्टिकल ये वाला है बेटे, वर्टिकल ये है। मेरे ईस्ट वेस्ट कैसे होगी, वो ईस्ट, ये वेस्ट, आगे नॉर्थ, पीछे साउथ। वर्टिकल डायरेक्शन ये है, बारिश गिरेगी वर्टिकल। तो बेटे इस आदमी पर बारिश गिर रही है, द वेलोसिटी ऑफ द रेन इज वर्टिकली डाउनवर्ड, वेलोसिटी ऑफ रेन इज लाइक दिस। बारिश ऐसे गिर रही है आदमी पे, और आदमी जा रहा है बेटे ऐसे, तो वेलोसिटी ऑफ मैन इज लाइक दिस, वेलोसिटी ऑफ मैन इज लाइक दिस, वेलोसिटी ऑफ रेन इज लाइक दिस। अब आदमी इस डायरेक्शन में जा रहा है टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट, और आदमी पे बारिश गिर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड। अब आदमी ने अपना छाता वर्टिकली ऐसे पकड़ रखा है जैसे मैंने सिचुएशन में दिखा रखा है यहां पे। अब देखिए अगर आदमी अपना छाता ऐसे ही पकड़ के चले जाता है, चलता जाता है, तो व्हाट विल हैपन, द रेन विल फॉल एट ए रिजल्टेंट डायरेक्शन, तो वो छात भीग जाएगा। उसको अपने छाते को झुकाना है वर्टिकल के साथ, या तो पीछे करना है या आगे करना है, तभी वो बारिश से बच सकता है। अब बेटे अगर वो देखिए आगे ऐसे जा रहा है, ईस्टवर्ड जा रहा है, और रेन वर्टिकली उस पर डाउनवर्ड गिर रही है, तो बारिश उस पर ऐसे गिरेगी तिरछी। तो अगर तो वो अपना छाता पीछे कर देता है तो क्या होगा, ही विल नॉट बी सेव्ड फ्रॉम रेन, ही विल नॉट बी सेव्ड फ्रॉम रेन। उसको अपना छाता वर्टिकल के साथ आगे की तरफ झुकाना है। वो कितने एंगल से झुकाना है वो हम देख सकते हैं। उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, आदमी को रेस्ट पे कर देते हैं और फिर रेन की वेलोसिटी देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू मैन। सो वी विश टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वेक्टर, क्योंकि दोनों वेलोसिटीज आपस में परपेंडिकुलर हैं, और तो इसलिए क्या है, 2 डायमेंशनल रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आ गया यहाँ पे। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन वेक्टर। तो अब इसका मतलब क्या है, ये क्या आ गया, माइनस वीएम वेक्टर क्या है, नेगेटिव ऑफ दिस वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, मैग्नीट्यूड वही रहता है। तो इसका नेगेटिव वेक्टर का ऑपोजिट डायरेक्शन कर दूंगा, ये आ गया, ये क्या हो गया, नेगेटिव वीएम वेक्टर, नेगेटिव वीएम वेक्टर। ठीक है बेटे, और ये क्या हो गया हमारा, वी आर वेक्टर। तो इफेक्टिवली मेरे पास क्या हो गया, ये देखिए, ये हो गया नेगेटिव वीएम वेक्टर और ये हो गया वी आर वेक्टर। अब इन दोनों का जो नेट रिजल्ट है उस डायरेक्शन में आदमी छाता होल्ड करेगा। अब आप देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट बाय पैरेललोग्राम लॉ, यू नो इट विल बी लाइक दिस, इस तरह से आएगा। ठीक है बेटे, और ये जो इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस वीएम इज वीएम ओनली, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन इज लेट्स से वी आर ओनली। तो अब आदमी ने छाता अपना, देखिए पहले उसका छाता कैसे था, ऐसे था बेटा,
वर्टिकल। तो वर्टिकल के साथ उसने किस तरफ झुकाया अपना छाता? टुवर्ड्स ईस्ट साइड। वर्टिकल के साथ ये छाता थीटा एंगल बना रहा है, किसकी तरफ को गिराया? लेकिन ईस्ट की तरफ। सो एंगल थीटा विद द वर्टिकल टुवर्ड्स ईस्ट। नाउ अब ये एंगल थीटा बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। ये एंगल थीटा कितना हो जाएगा? ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो ये ट्राइंगल, ये वाला वेक्टर ये मैं यहां पे ले आता हूं बेटा। ये क्या हो गया? VM. So tan theta, now here I will write tangent of theta is equal to Vm by VR, velocity of man by velocity of rain. So theta कितना हो गया? tan inverse Vm by VR, Vm by VR with the vertical towards east, with the vertical towards east. So tan theta क्या हो गया? Vm, theta is tan inverse of Vm by VR with the vertical towards the east side. So बेटा देखिए वो छाता towards east गिरा देगा by an angle theta. ये है रेन और अम्ब्रेला प्रॉब्लम। अब आप देखिए रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट 2 डायमेंशन में हम लोग और अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज एक पॉपुलर प्रॉब्लम है विच वी कॉल एज ए रिवर एंड स्विमर प्रॉब्लम। रिवर एंड स्विमर प्रॉब्लम। नाउ व्हाट इज दिस रिवर एंड स्विमर प्रॉब्लम? ये बहुत ज्यादा कंपटीशन में पूछी जाती है। दिस इज फॉर स्पेशली फॉर AIEEE। ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। देखिए हमारे पास एक नदी है। अब नदी के 2 एंड्स ये रहे, दीज आर 2 एंड्स, और नदी ये है। अब नदी जो है वो इस डायरेक्शन में बह रही है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ वाटर इज लाइक दिस। ये वाटर किसके रिस्पेक्ट में बह रहा है? अर्थ के रिस्पेक्ट में। पानी अर्थ के रिस्पेक्ट में बह रहा है, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज लाइक दिस। ठीक है जी। अब एक आदमी है, वो यहां पे एक तैरने वाला स्विमर है, वो यहां पे A पोजीशन पे है, और उसके परपेंडिकुलरली ऑपोजिट क्या जगह है? बी डायरेक्शन है। उसके परपेंडिकुलरली ऑपोजिट B है। तो अब देखिए जो रिवर की विड्थ है, दैट विड्थ इज D। रिवर की विड्थ D है। अब आदमी यदि ऐसे तैरना शुरू कर दे बहाव के परपेंडिकुलर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ के परपेंडिकुलर आदमी तैरना शुरू कर दे, तो क्या वो B पे पहुंचेगा? वो B पे नहीं पहुंचेगा। वो कहां पहुंचेगा? B से थोड़ा सा आगे। क्यों? क्योंकि बहाव भी उसको आगे खींच के ले जाएगा। तो अब देखिए वो तैरना शुरू करता है ऐसे, यानी कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वो पानी के रिस्पेक्ट में तैरना शुरू करता है। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर कैसे? ऐसे। लेकिन पानी उसको आगे भाग ले जाएगा, तो वो जाएगा कैसे? ऐसे कुछ। तो वो क्या हुआ? दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज लाइक दिस। तो ये डिस्टेंस जो ABC चला, वो किसके कारण चला? पानी के कारण। तो पानी उसको B से C बहा गया, और उसने तैरना शुरू करता है ऐसे, लेकिन वो पहुंचा ऐसे। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में वो चला ऐसे। ठीक है जी। अब देखिए जितने समय में उसको A से B तक, ये स्विमर अगर वो अपनी वेलोसिटी से चलता, वाटर के रिस्पेक्ट वाली वेलोसिटी चलता, तो A से B तक जितने टाइम में पहुंचता, उतने ही टाइम में पानी उसको अपनी स्पीड से B से C लेके जा रहा है, और उतने ही टाइम में वो A से C तक विद रिस्पेक्ट टू अर्थ VSC वेलोसिटी से चल रहा है। तो अगर आपने टाइम निकालना हो
कि कितने समय में वो सी पॉइंट पे पहुंच जाएगा, तो उसको निकालने के लिए टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अगर वो डी डिस्टेंस, आप ये वाला डिस्टेंस ले रहे हैं, विड्थ ऑफ द रिवर गिवन है आपको, तो टाइम टेकन इज इक्वल टू डी बाय वी एस डब्ल्यू, क्योंकि स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर वी एस डब्ल्यू वेलोसिटी चल रहा है और डिस्टेंस क्या है डी, तो डिस्टेंस डी अपॉन वी एस डब्ल्यू इज द टाइम टेकन बाय द स्विमर। अगर वो इस वेलोसिटी से तैरता तो वो बी पॉइंट पे पहुंच जाता इस टाइम में, अब लेकिन वो कहां पहुंच रहा है, ही इज रीचिंग दिस पर्टिकुलर सी पॉइंट। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वीएसडब्ल्यू। अब आप देखिए वीएसडब्ल्यू, वीएससी और वीडब्ल्यूई के बीच में आप रिलेशनशिप निकाल सकते हैं कैसे, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, वीएसडब्ल्यू का स्क्वायर प्लस वीडब्ल्यूई का स्क्वायर इज इक्वल टू वीएसई का स्क्वायर। तो वीएसडब्ल्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वीएसई का स्क्वायर माइनस VWE का स्क्वायर। तो ये क्या हो गई, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो आप देखिए ये टाइम कितना हुआ, टाइम इज इक्वल टू डी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ VSE का स्क्वायर माइनस VWE का स्क्वायर, ये टाइम है। दिस इज द टाइम टेकन बाय द स्विमर टू क्रॉस द रिवर। अब इतने ही समय में VWE वेलोसिटी को कहां से कहां खींच रही है, B to C खींच रही है। तो ये BC डिस्टेंस कितना चला, वो डिस्टेंस BC किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू VWE इंटू टाइम, टाइम तो उसको ये लगा, और AC डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल करा, एक्चुअली वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, AC डिस्टेंस ट्रैवल करा। डिस्टेंस AC किसके बराबर होगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इनटू टाइम t, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इनटू टाइम t, और टाइम t कितना है, d बाय होल दिस थिंग। तो आप टाइम की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। इस प्रॉब्लम की अप्रोच को कहते हैं, इस प्रॉब्लम की अप्रोच को कहते हैं शॉर्टेस्ट टाइम अप्रोच। अगर स्विमर बहाव के परपेंडिकुलर तैरना शुरू कर दे तो वो छोटे से छोटे टाइम में दूसरे एंड पे पहुंच जाएगा, लेकिन जो वो डिस्टेंस चलेगा वो डिस्टेंस ज्यादा चलेगा, क्योंकि अभी उसने डिस्टेंस क्या चला, AC चला, तो डिस्टेंस ज्यादा चला लेकिन टाइम उसको कम लगा। अब देखिए यही रिवर स्विमर की प्रॉब्लम शॉर्टेस्ट टाइम अप्रोच हमने की, अब वी कैन एक्सटेंड दिस टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अप्रोच, कि वो स्विमर कैसे तैरे कि वो कम से कम डिस्टेंस कवर करके बी तक पहुंच जाए। ये हम देख सकते हैं, ये कैसे देख सकते हैं, देखिए वो यदि तिरछा तैरना शुरू कर दे, ऐसे वो कैसे तैरना शुरू कर दे, स्लाइटली ऐसे, मैं आपको ब्लैक कलर से फिर दोबारा दिखा देता हूं कि वो कैसे तैरना शुरू करेगा, लाइक दिस। अगर वो तिरछा तैरेगा तो आपको पता है कि बहाव उसको खींचकर वापस इस तरफ लेके जाएगा। तो उसने तैरना शुरू किया था इस डायरेक्शन में, यानी कि स्विमर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर ऐसी थी और बहाव उसको खींच के ले गया बी पॉइंट तक। दो पैरेलल लाइंस के बीच में सबसे छोटी दूरी होती है परपेंडिकुलर, सबसे कम दूरी होती है परपेंडिकुलर। तो उसने तैरना बेचारे ने ऐसे शुरू किया, लेकिन उसको बहाव कैसे ले जाएगा, ऐसे, बहाव उसको ऐसे ले जाएगा और वो कहां पहुंच जाएगा, बी पॉइंट पे। डिस्टेंस उसने इफेक्टिवली कितना चला, ये डी डिस्टेंस, और डी क्या है, मिनिमम डिस्टेंस। पिछली बार उसने डिस्टेंस कितना चला था, AC, अब मिनिमम डिस्टेंस क्या हो गया, D। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इफेक्टिवली इज बाय हिम इज दिस। लेकिन ये एंगल थीटा कितना हो कि वो B पे ही पहुंचे। अगर मान लीजिए वो थोड़ा सा ज्यादा इधर को चलना शुरू कर देता तो हो सकता है B से पहले पहुंच जाएगा, अगर वो थोड़ा सा और इधर को चलना शुरू कर दे तो हो सकता है B को क्रॉस कर जाएगा। तो वो B पे ही पहुंचे, तो उसके लिए ये थीटा कितना होना चाहिए, वी कैन इजिली फाइंड आउट। ये एक ट्राइंगल है, तो देखिए वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर ऐसे होगी, वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ऐसे होगी, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ आपका ऐसे होगा। तो अब आप देखिए बच्चों, नाउ वेलोसिटी ऑफ स्विमर tan ऑफ थीटा यदि मैं लिखूं, या सॉरी
लेट अस से साइन थीटा यदि मैं लिखूं तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना हो गया, VWE अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। साइन थीटा इज इक्वल टू VWE ओवर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ VWE ओवर VSW। यानी कि अगर इतने एंगल पे वो चलना शुरू करेगा तो वो बी पॉइंट पे पहुंचेगा, और डिस्टेंस कैसा चलेगा, परपेंडिकुलर। तो अब आप देखिए, ये तो हुआ एंगल जिस पे उसको तैरना शुरू करना चाहिए। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द पर्सन टू ट्रैवल दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस, दिस मिनिमम डिस्टेंस। जितने समय में, इसको डी पॉइंट नेम कर देता हूं, जितने समय में वेलोसिटी VSW उसको A से D तक लेके जाती है, उतने समय में बहाव उसको D to B लेके जाता है, और उतने ही समय में वो VSE वेलोसिटी से A to B पहुंचता है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, लेट्स से आई एम टेकिंग दिस डिस्टेंस AB, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस D अपॉन VSE। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस D अपॉन VSE। मिनिमम डिस्टेंस इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसने इफेक्टिवली ये वाली दूरी कवर करी है, ये उसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड है। अब आप VSC को कैसे लिख सकते हैं, VSW का स्क्वायर माइनस VWE का स्क्वायर अंडर द रूट दैट इज इक्वल टू VSE। VSC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ VSW का स्क्वायर माइनस VWE का स्क्वायर। और जो पहली सिचुएशन थी उसमें VSC आपका ऐसे आ रहा था। तो ये क्या है, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस मेथड। दिस इज मिनिमम डिस्टेंस मेथड। तो ये देखिए, हमने दो अप्रोचेस की, वन इज बाय मिनिमम टाइम मेथड एंड अनदर इज बाय मिनिमम डिस्टेंस मेथड। यदि एक आदमी को तैर के कम से कम डिस्टेंस दूरी कवर करके दूसरे छोर पे पहुंचना है, तो वो तैरना शुरू कर दे कैसा, बहाव के तिरछा। तो वो बहाव के तिरछा तैरेगा, और किस एंगल पे तैरेगा, साइन इनवर्स ऑफ VWE बाय VSW पे यदि तैरेगा तो वो डायरेक्टली बी एंड पे पहुंच जाएगा। यदि वो बहाव के परपेंडिकुलर तैरना शुरू कर दे तो वो क्या करेगा, वो बी पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा, वो सी पॉइंट पे पहुंचेगा, लेकिन जो उसको टाइम लगेगा वो क्या होगा, दैट टाइम विल बी लीस्ट। ठीक है, और वो टाइम उस समय कितना होगा, दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या चीज, डी अपॉन VSW, दैट इज VSW। तो ये डिस्टेंस, ये टाइम कब लगा, ये डी दूरी उसने कवर करी, और किस वेलोसिटी से तैरना शुरू करा था उसने, VSW से, शॉर्टेस्ट टाइम अप्रोच में। तो शॉर्टेस्ट टाइम क्या लगा, D बाय VSW। और यहां पे आपका डिस्टेंस क्या, यहां पे टाइम क्या है, यहां पे टाइम इज, मिनिमम डिस्टेंस मेथड में टाइम इज D बाय VSW, और सॉरी मिनिमम टाइम मेथड में द टाइम इज D बाय VSW। मिनिमम डिस्टेंस में टाइम इज इक्वल टू D बाय VSC, यानी कि D बाय स्क्वायर रूट ऑफ VSW का स्क्वायर माइनस VWE का स्क्वायर। अब आप टाइम कंपेयर कीजिए, ये टाइम कौन सा है मिनिमम डिस्टेंस में, और ये टाइम कौन सा है मिनिमम टाइम में। तो यहां पे इसको स्क्वायर कर देता हूं और इसको अंडर रूट कर देता हूं। यहां पे आप देखिए, वेलोसिटी ऑफ SW का स्क्वायर है, माइनस में है 0 अंडर द रूट, और यहां पे क्या है, यहां पे माइनस में है कुछ वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो आप डिस्टेंस D है, तो अब देखिए डिस्टेंस दोनों में क्या है, सेम, डिस्टेंस इज सेम,
न्यूमरेटर दोनों में सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर में यहां पे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये डिनोमिनेटर हो गया छोटा और टाइम हो गया ज्यादा, और यहां पे टाइम क्या हो गया, डिनोमिनेटर है बड़ा तो टाइम हो गया क्या, छोटा। इसलिए इसको कहते हैं मिनिमम टाइम मेथड और इसको कहते हैं मिनिमम डिस्टेंस मेथड, क्योंकि टाइम लग रहा है इसमें ज्यादा। तो देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ P 24 यूनिट्स है, मैग्नीट्यूड ऑफ Q 10 यूनिट्स है। आपने क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, और क्वेश्चन में दे रखा है कि इन दोनों का बीच में एंगल जो है वो 90 है। तो आप देखिए इसको कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। नाउ दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 576 प्लस 10 रूट 676, आंसर इज 26। Second question, a body is first displaced 8 meter and then displaced 15 meter. The resultant displacement is found to be 17 meter. The angle between the displacement of 8 meter and 15 meter is. तो देखिए क्वेश्चन है कि हमारे पास एक वेक्टर दे रखा है, मैग्नीट्यूड उसका 8 मीटर, और दूसरा जो हमें वेक्टर दे रखा है उसको b मान लेते हैं, उसका मैग्नीट्यूड हमको दे रखा है 15 मीटर, और जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है दैट हैज बीन गिवन टू अस एज 17 मीटर। हमने पता करना है कि थीटा कितना होगा। अब आप देखिए डायरेक्ट जो हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब देखिए ये वैल्यूज डाल देंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ r 17 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब आप देखिए ये स्क्वायर रूट इधर ले जाएंगे तो 17 का स्क्वायर इधर आ गया और ये आ गया 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। नाउ 17 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज 289, सो 289 इज इक्वल टू 225 प्लस 64 प्लस 2ab इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब आप देखिए ये 289 है, ये कितना हो गया सम करके 289, इसका मतलब है ab cos थीटा बराबर हो गया बेटे 0 के। नाउ ab cos थीटा 0 के बराबर है, इसका मतलब cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब है दोनों वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आंसर सेकंड क्वेश्चन का क्या हुआ, बी पार्ट। थर्ड क्वेश्चन, the components of a displacement in horizontal and vertical direction are root 3 meter and 3 meter. The angle which the displacement makes with the horizontal is. तो देखिए आपने इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट आपको दिए हुए हैं। तो देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेट्स से वेक्टर ए है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है रूट 3 मीटर और वर्टिकल कंपोनेंट है 3 मीटर।
आप देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी होता है तो दैट इज ए साइन थीटा और ए वाई इज इक्वल टू, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ए कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट होता है ए साइन थीटा। यानी कि हमें क्या निकालना है, वी वांट टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बनाती है, यानी वी वांट टू फाइंड आउट थीटा। तो आप थीटा कैसे निकाल सकते हैं, डिवाइड कर दीजिए, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूं, इसको सेकंड, तो डिवाइड कर दीजिए सेकंड को फर्स्ट से, तो आपके पास क्या जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए एक्स इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3, 3 बाय रूट 3 सॉरी 3 बाय रूट 3 इज इक्वल टू रूट 3। तो ये कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 3। रूट 3 किसका होता है, 60 डिग्री। तो आंसर 60 डिग्री, ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, horizontal and vertical component of velocity are 6 root 3 and 6 meter per second. The magnitude and direction of the resultant are. तो आप देखिए ये क्वेश्चन आपके पास है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दे रखे हैं आपको वेलोसिटी के। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का vx 6 रूट 3 मीटर पर सेकेंड और वर्टिकल कंपोनेंट आपको दे रखा है 6 मीटर पर सेकेंड। नाउ यदि आपको एंगल निकालना है तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 6 अपॉन 6 रूट 3 वी वाई बाई वी एक्स। इसका मतलब थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री। आप देखिए सेकेंड पार्ट क्या है, आपने मैग्नीट्यूड भी निकालना है, यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड आल्सो। तो आपको एंगल पता लग गया 30 डिग्री का, तो देखिए यहां पे Vx क्या है, V cos 30 इज इक्वल टू 6 रूट 3। cos 30 कितना होता है, रूट 3 बाई 2। तो V कितना आ गया 12। तो आंसर इज 12 एंड 30 डिग्री, आंसर इज बॉम्बे, बी पार्ट। Question number 5. Two forces of magnitude 16 root 3 Newton each are inclined at 60 degree. The magnitude of their resultant is. तो आपने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। आपके पास दो फोर्सेज हैं, इक्वल फोर्सेज 16 रूट 3 न्यूटन की, और आपस में इंक्लाइंड है एट 60 डिग्री। देखो बेटे आर फॉर्मूला ये यूज करेंगे, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos of theta. Now ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 रूट 3 का स्क्वायर प्लस 16 रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 16 रूट 3 इंटू 16 रूट 3 इंटू कॉस ऑफ 60। कॉस 60 कितना हो जाता है बेटे, हाफ। तो ये क्या आ गया आपके पास, दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बेटे 16 रूट 3 का स्क्वायर, 16 रूट 3 का स्क्वायर, 16 रूट 3 का ये भी स्क्वायर बन गया। तो इसका मतलब क्या है, 16 इंटू रूट 3 होल स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना 3। तो बेटे ये कितना हो गया 16 का स्क्वायर का रूट 16 इंटू रूट 3 का स्क्वायर बेटे 3 इंटू 3 9, इसका कितना आ गया 3, कितना आ गया आंसर 48। तो आंसर इज बेटे ए पार्ट 48 न्यूटन। The work W is equal to F vector dot S vector is 0 even when neither F vector is 0 nor S vector is 0. The situation is when. तो बेटे आपको क्या कह रखा है, वर्क
बता रखा है स्टेटमेंट में एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कोई भी चीज जीरो नहीं है लेकिन वर्क जीरो है। अब हमारे पास चार चॉइसेस दे रखी है इसकी, क्या है वो? पहली चॉइस ए पार्ट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शंस, इसका मतलब एंगल कितना हुआ 180, ये तो हो नहीं सकता। बी पार्ट एफ एंड एस आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, इसका मतलब है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट राइट एंगल्स पे हैं। तो बेटे देख लेते हैं करके, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ मैग्नीट्यूड ऑफ एस इंटू कॉस ऑफ 90, अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब cos 90 बिकॉज डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन है ये क्या हो गया? जीरो है। इसका मतलब है द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर इज द करेक्ट ऑप्शन, बी पार्ट। 7th क्वेश्चन, नाउ 7th क्वेश्चन बेटे, a person moves 30 meter north, then 20 meter east, then 30 root 2 meter southwest. His displacement from the original position is. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखिए क्या है कि हम इसमें एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं और आप डायरेक्शन सेंस बना के रखिए अपने साथ में। डायरेक्शन सेंस क्या है? ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। ये चारों आपके पास डायरेक्शंस हैं। अब आप इसमें 30 मीटर नॉर्थ के आदमी, तो 30 मीटर नॉर्थ का मतलब है ऐसे। फिर कहता है 20 मीटर ईस्ट गया, ईस्ट तो ये साइड है, तो कितना गया ईस्ट में? 20 मीटर। फिर कहता है देन 30 रूट 2 मीटर साउथ वेस्ट, बेटे साउथ और ये वेस्ट, यानी साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन होती है ये होती है 45 डिग्री पे। अब यानी हमारी ये जो डिस्प्लेसमेंट गिवन है ये कितने पे है? इस वर्टिकल के साथ या हॉरिजॉन्टल के साथ यदि मैं एंगल बनाऊं इसका तो बेटा कितना होगा? 45 डिग्री। अब आप देखिए ये कितनी दे रखी है उसने हमें डिस्प्लेसमेंट? 30 रूट 2, हमें 30 रूट 2 दे रखी है उसने। तो अब देखिए, अब आप ऐसा कीजिए, इस 30 रूट 2 के आपने रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। 30 रूट 2 के दो कंपोनेंट्स कर लीजिए, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कर लीजिए। इसको इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट ले लीजिए। तो इस डायरेक्शन में बेटे कितना कंपोनेंट आ जाएगा? 30 रूट 2 इंटू कॉस 45, और इधर कितना आ जाएगा बेटे? 30 रूट 2 इंटू साइन 45। कॉस 45 होता है 1 बाय रूट 2 और साइन 45 होता है 1 बाय रूट 2। इसका मतलब है ये हमारा जो पूरा डायरेक्शन चार्ट है ये दोबारा से क्या बन गया बेटे? नया सिरे से मैं इसको लिख रहा हूं। 30, ये कितना बेटे? ये 20, ये 30, ये इस तरफ कितना हो गया? 30 हो गया बेटे, और इस तरफ भी कितना हो गया? 30। अब वर्टिकल कंपोनेंट्स का अगर सम किया जाए तो ये तो कैंसिल करके, ये 30 ऊपर है 30 नीचे है, तो रिजल्टेंट क्या आ गया? 0। और बेटे यहां इस तरफ 30 है, ये कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट में 30 और ईस्ट में कितना? 20। इसका मतलब कितना हो गया? नेट हो गया 10 मीटर। किस तरफ? टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की साइड पे 10 मीटर हो गया। बेटे आंसर क्या बना? सी पार्ट, 10 मीटर वेस्ट। हाँ जी, अब बेटे 8वां क्वेश्चन। A particle moves in a circular path of radius r. In half the period of revolution, its displacement and distance covered r. ये बेटे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें क्या है, एक पार्टिकल चल रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो वो आधा सर्कल कवर करता है। कितना सर्कल? आधा सर्कल कवर करता है। और हमसे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? कह रहा है जी इसका रेडियस कितना है सर्कुलर पाथ का? बेटे r। तो हमसे पूछ रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। कल मैं आपको समझाया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो टोटल लेंथ ऑफ पाथ है, जो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ है, उसको कहते हैं डिस्टेंस, और जो छोटा डिस्टेंस है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कितना हो गया बेटे? आधी सर्कमफ्रेंस। डिस्टेंस कितना हो गया? आधी सर्कमफ्रेंस। ये कितना हो गया? पाई टाइम्स आर। और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी?
डिस्प्लेसमेंट ये कितनी होगी, यहां से यहां तक कितनी होगी, 2 टाइम्स आर, डायमीटर के बराबर। तो आंसर क्या बना हमारा, ए पार्ट भी नहीं है, बी पार्ट भी नहीं है बेटे, सी पार्ट। कैसे, 2r डिस्प्लेसमेंट हो गई और पाई आर क्या हो गया, डिस्टेंस का। Question number 9. A car is moving with a speed of 15 meter per second towards east. To the car driver, a truck appears to move with a velocity of 8 meter per second north. The actual speed of the truck is. बेटे एक कार चल रही है 15 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, तो इसके लिए हमें सबसे पहले दोबारा से डायरेक्शन चार्ट बना दूंगा मैं। ये क्या होगी बेटा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। कार कैसे चल रही है, 15 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, तो वेलोसिटी ऑफ कार इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। और टू द कार ड्राइवर ए ट्रक अपीयर्स टू मूव विद वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। तो मतलब हमारे इस कार ड्राइवर को जो रिजल्टेंट वेलोसिटी दिख रही है किसकी, ट्रक की, वो कितनी लग रही है, ये वेलोसिटी ऑफ ट्रक हो गई, कितनी लग रही है वो, 8 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो गया बेटे, दिस इज वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो इसको मैं बोलूंगा बेटे वी आर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। वी आर इज 8 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ कार इज 15 मीटर पर सेकेंड, और हमसे क्या कह रहा है वो, फाइंड दी एक्चुअल स्पीड ऑफ द ट्रक। तो एक्चुअल स्पीड ऑफ द ट्रक बेटे मैं मान लेता हूं वीटी, वीटी भी दी, लेट अस से वीटी इज एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रक। अब रिजल्टेंट जो है वीसी के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। क्यों, क्योंकि ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन, और ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन। तो बेटे tan 90, रिजल्टेंट का डायरेक्शन का फॉर्मूला लगाऊंगा, tan 90 इज इक्वल टू VT sin थीटा ओवर वेलोसिटी ऑफ कार प्लस VT cos थीटा। यहां से बेटे हमें क्या क्या नहीं पता, VT नहीं पता और sin थीटा नहीं पता। नाउ यहां से हम एक इक्वेशन निकाल सकते हैं, tan 90 कितना होता है, 1/0। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 15 प्लस VT cos थीटा ये बराबर हो गया 0 के। 15 प्लस VT cos थीटा इक्वल टू 0। अच्छा दूसरी बात, अब बेटे देखो हमें उसने रिजल्टेंट वेलोसिटी बता रखी है, वो कितनी है, 8। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा देंगे। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है बेटे, 8 का स्क्वायर बराबर है, 8 का स्क्वायर बराबर है 15 का स्क्वायर प्लस VT का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 15 इंटू VT इंटू कॉस ऑफ थीटा, 2 टाइम्स 15 इंटू VT इंटू कॉस ऑफ थीटा। या अब बेटे ये मैं रब कर दूंगा। अब देखिए ये कितना हो गया, 64 बराबर है बेटे किसके, 15 स्क्वायर 225 प्लस VT का स्क्वायर प्लस कितना हो गया 30 VT इंटू कॉस ऑफ थीटा। यहां से जो पहली इक्वेशन है बेटे ये वाली, इसमें आप देखिए VT cos थीटा इज इक्वल टू -15, VT cos थीटा इज इक्वल टू -15। नाउ 64 इज इक्वल टू T5 प्लस VT स्क्वायर, यहां से VT cos थीटा इज इक्वल टू -15 है बेटे, यहां पे इसकी वैल्यू डाल देंगे तो यहां पे आ जाएगी प्लस 30 इंटू -15। ये कितना हो जाएगा, 64 इज इक्वल टू 225 प्लस VT का स्क्वायर माइनस कितना बेटे 450। नाउ ये कितना हो गया, VT स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया बेटे -225 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 225 प्लस 64।
ये कितना हो गया बेटे 289 के बराबर। हाँ जी, किसका स्क्वायर होता है 289? ये होता है बेटे Vt इज इक्वल टू 17 मीटर पर सेकेंड। आंसर प्लीज नोट कीजिए, सी पार्ट। हाँ जी बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ बोट कैन बी रोड इन स्टिल वाटर विद a speed of 4 meter per second. A river flows with a velocity of 3 meter per second. To cross the river in the shortest time, the boat should be rowed in a direction which makes an angle of. पहली चॉइस है 45 डिग्री विद अपस्ट्रीम, 90 डिग्री विद रिवर बैंक, थर्ड चॉइस है 60 डिग्री विद अपस्ट्रीम, और लास्ट चॉइस है थीटा इज cos इनवर्स ऑफ 3/4 विद स्ट्रीम। उसने सबसे छोटे टाइम में रिवर को क्रॉस करना है, तो बेटे वो कैसे चलना शुरू करता है? He moves in a direction perpendicular to the river velocity. रिवर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ये है बेटा, और जो स्विमर है उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर कैसी होनी चाहिए? इट शुड बी परपेंडिकुलर। तो वो डिस्टेंस तो ज्यादा ट्रेवल करेगा लेकिन टाइम क्या लेगा? लीस्ट। तो लीस्ट टाइम के लिए उसे कैसे चलना पड़ेगा? लीस्ट टाइम के लिए बेटे उसे कैसे चलना पड़ेगा? He will have to travel at 90 degree with the river bank. यानी आंसर इज बी पार्ट। आंसर इज बी पार्ट। 11th क्वेश्चन देखेंगे बेटे। 11th क्वेश्चन, rain is falling vertically but to a student moving with a speed of 3 meter per second on a horizontal road, the rain appears to make an angle of 30 degree with the vertically downward direction. The actual velocity of the rain is. बेटे एक बच्चा है, वो चले जा रहा है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली बट टू स्टूडेंट जो है बेटे वो कैसे मूव कर रहा है? वेलोसिटी ऑफ स्टूडेंट बोल लेते हैं vs, दैट इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। कैसे चल रहा है वो? हॉरिजॉन्टली। बारिश उसको कैसे गिरती हुई लग रही है? एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। अब हमसे वो पूछ रहा है कि एक्चुअल वेलोसिटी रेन की क्या है, तो उसको अपैरेंट वेलोसिटी दिख रही है रेन की, तो हमसे पूछ रहा है एक्चुअल वेलोसिटी क्या है। मैंने कहा आपको रेन और स्विमर की प्रॉब्लम, रेन और मैन की प्रॉब्लम कराई थी, उसमें देखिए बेटे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वेलोसिटी ऑफ मैन बाय वेलोसिटी ऑफ रेन। ये फॉर्मूला हमने किया था। तो आप देखिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन बाय वेलोसिटी ऑफ रेन, तो tan ऑफ थीटा यानी tan ऑफ 30 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन यानी वेलोसिटी ऑफ स्टूडेंट कितनी होगी? 3 बाय वेलोसिटी ऑफ रेन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी होगी? 3 अपॉन टेंजेंट 30। tan 30 कितना है? 1/√3, तो 1/√3 दैट मींस 3√3 मीटर पर सेकेंड। आंसर क्या बना बेटे?